दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारत के भूगोल में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 367 नंबर का लेक्चर है। अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए, केवल इंडियन ज्योग्राफी की बात किया जाए तो आज हमारा 37वां लेक्चर है और बहुत खुशी हो रही है दोस्तों मुझे आज ये बताते हुए कि आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो पूरे 11,000 सवाल तैयार हो जाएंगे। 1100 नहीं, 11,000 सवालों पर दोस्तों आज की क्लास को लेकर के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमारा ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है भारत की जलवायु। काफ़ी लंबा टॉपिक है और जलवायु के बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में जितनी ऋतुएं पाई जाती हैं उन अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, बहुत सारे सवाल आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। और एक चीज़ और जानिए, ये सीरीज आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हमेशा से चाहते थे कि कहीं पर ऐसे पढ़ने को मिले जहां पर सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है खाली वो पढ़ाया और चल दिया। आप कल्पना कर लो कि जिस इंसान ने YouTube पर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे 100 लेक्चर में पढ़ाया, मैं इसी सीरीज की बात कर रहा हूं, ये जो 367 हुआ ना, इसी सीरीज में 231 नंबर से लेकर के 330 नंबर तक की जो क्लास चली वो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चली है। तो मैं अगर खाना पूर्ति करता तो क्या 100 लेक्चर में कभी विश्व का भूगोल पढ़ाता आपको? नहीं। और 37 लेक्चर अभी तक मैं दे चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी में। इसी तरह से 150 लेक्चर पूरी इतिहास में दे चुका हूं जिसमें एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों आता है। और 80 लेक्चर में हम लोग संविधान पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं मन से पढ़ा रहा हूं तभी दोस्तों इतने लेक्चर में आराम से कवर कर रहा हूं। अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो फायदा आपको बहुत मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के जो कोर्सेज थे वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, तो जल्दी से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर लीजिए। ठीक है, और आप चाहते हैं नितिन सर को जानना ना, तो मैं कहता हूं मेरे कहने पर सिर्फ एक बैच ज्वाइन कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। आपने ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ी होगी और ना कभी पढ़ने को मिलेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपने मेहनत पर पूरा भरोसा करता हूं। आप जानते नहीं मुझे, अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना तब आप जान पाएंगे नितिन सर को। और देखिए बेचने के लिए नहीं, ठीक है, भारत को जानने जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो ले सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं है। पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, सीखेंगे अपने लिए सीखेंगे, हमारे लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए, कई बार बच्चों को लगता है ना कि सर ये बहुत प्रेशर आप कर रहे हैं कि कोर्स बिक जाए, बैच बिक जाए। नहीं, मैं उन अध्यापकों में से नहीं हूं जो रोऊं गिड़गिड़ाऊं और अपना कोर्स बेचूं। नहीं, जो है जीवन अच्छा है, लेंगे तो भी ठीक, नहीं लेंगे तो भी ठीक। ठीक है, पढ़ना आपको है, सीखना आपको है। ठीक है, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूं। आपको माध्यम ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं ठीक लगे तो जहां पर अच्छा माध्यम है आप वो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि मानसून शब्द की उत्पत्ति ये किस शब्द से हुई। देखिए दो चीजें पूछता है, एक तो पूछता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और एक पूछता है कि मानसून शब्द जो है दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है। दो सवाल पूछता है। तो अगर दोस्तों अभी शब्द पूछ रहा है तो याद रखिएगा मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसिम शब्द से हुई है। किससे हुआ है? मौसिम। और किस भाषा का यह शब्द है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह अरबी भाषा का शब्द है। ये दो सवाल यहां पर आपको याद रखना। ठीक है, तो कौन सा शब्द है? मौसिम शब्द है। और भाषा कौन सी दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे दे रहा है कि एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या। ठीक है, इस व्याख्या के ऊपर दोस्तों एक क्लासिकल सिद्धांत आया था। कौन सा सिद्धांत आया था? क्लासिकल सिद्धांत। आपके मन में यह भी इच्छा है कि नितिन सर इसी क्लास में यह भी बता दे कि क्लासिकल सिद्धांत क्या होता है। अरे भाई, अगर मैं यही बता दूंगा तो फिर ज्योग्राफी का बैच किस लिए? हाँ, तो वहां पर आएंगे तब मैं क्लासिकल सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगा। यहां तो सवाल आपके सामने है, जवाब आपको देना है, उत्तर दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं उत्तर आता है तो मान लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी में अभी भी बहुत कुछ पढ़ना सीखना बाकी है। ठीक है, आइए फिलहाल बात करते हैं। तो क्लासिकल सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था एडमंड हैली ने। किसने दिया था दोस्तों? एडमंड ने दिया था। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, परीक्षा में यही नाम आता है। ठीक है, एडमंड हैली। और कब दिया था दोस्तों? हैली, यार हीली नहीं, हैली। ठीक है, कब दिया था? तो आई थिंक मुझे सन क्लियर नहीं, लेकिन 1686 अभी, क्योंकि क्लास से पहले मैंने रिवाइज किया था इसलिए याद है ना, क्लासिकल सिद्धांत तक याद है, सन 1 देखो याद नहीं रहता। क्यों झूठ मूठ का अपने आप को हीरो बनाना, हाँ है कि नहीं?
आप भी अच्छी क्लासिकल सिद्धांत एडमंड हेली, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन कब आया सिद्धांत, ये अपने आप में बड़ा सवाल है भाई, ठीक है। और क्योंकि मैं चैप्टर में रिवाइज करके आया हूं इस वजह से याद हो गया, नहीं तो याद नहीं होता। 100 की सीधी एक बात। आगे है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बनी रहने वाली, ध्यान दीजिएगा यहां पर पॉइंट है, इसको नोट करिए खाली, ठीक है। अगर लंबे समय तक मौसम की स्थिति बनी रहती है तब उसे हम जलवायु कहते हैं। एक लाइन में क्या कहते हैं, वो उसे हम उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, उस क्षेत्र की जलवायु। जलवायु की खासियत क्या है दोस्तों, जलवायु की खासियत है कि यह लंबे समय तक विद्यमान रहती है, ठीक है, लंबे समय तक विद्यमान रहती है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। जबकि मौसम जो है दोस्तों वो अल्प समय के लिए होता है, कम समय, इसीलिए भारत में देखिए मौसम बदल रहा होता है, जबकि भारत की जलवायु फिक्स है। उष्णकटिबंधीय जलवायु आप पढ़ते हैं वो फिक्स है दोस्तों, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं। कह रहा है किसी क्षेत्र में थोड़े समय तक, ठीक है, अगर थोड़े समय तक रहने वाली कोई वायुमंडलीय अवस्था है तो उसे क्या कहेंगे, उसे उस क्षेत्र का मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे उस क्षेत्र का मौसम कहा जाता है। अगर मुद्दा किसका दोस्तों, अल्प समय का है तो, ठीक है, अगर मुद्दा अल्प समय का है तब उसे हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। और लंबे समय का आप कर रहे हैं, और लंबे समय में भी 1-2 साल की बात नहीं कर रहा है, सैकड़ों वर्षों की बात होती है, तब उसे हम जलवायु कहते हैं। कह रहा भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है दोस्तों, तो अभी तो अपने बातचीत के दौरान हमने बोला कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है, कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। भारत में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि मानसून के अलावा अगर मानसून को छोड़ दिया जाए, ठीक है, मानसून की वजह से तो भारतीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या पड़ता है, जलवायु पर प्रभाव, ठीक है, जलवायु पर प्रभाव, ठीक है, पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। करें इसके अलावा अन्य प्रमुख कारक कौन कौन से दोस्तों, तो इसके अलावा मानसून को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कौन कौन से कारक हैं, कई कारक हैं। जैसे उत्तर में हिमालय की स्थिति, ठीक है, उत्तर में जो हिमालय है दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। क्यों दोस्तों, अगर उत्तर में हिमालय नहीं रहता ना तो महान हिमालय से जो बर्फीली हवाएं चलती है ना वो भारत को ठंडे प्रदेश में तब्दील कर देती। तो जो आप ये गंगा नदी और यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं, मैदानी क्षेत्र बचता ही नहीं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत एक याद रखेगा, दूसरा याद रखेगा दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, दक्षिण में जो हिंद महासागर है यह भी दोस्तों इसके लिए क्या करता है, एक गर्म जलवायु वाला क्षेत्र पैदा करता है। तो उत्तर में थोड़ा सा ठंडा, इधर गर्म, इसलिए रहने लायक सबसे बढ़िया स्थिति बनती है। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो उच्चावच की बात करते हैं, वायु दाब की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, वो भी तो अन्य प्रमुख कारकों में आ जाता है, तो भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा स्थिति व उच्चावच तथा वायुदाब या पवन संबंधी कारक किस देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं, तो ये सभी दोस्तों भारत की जलवायु को दोस्तों प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, यह भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। और यही नहीं, इसी में हमने उत्तर में स्थित हिमालय की बात किया, दक्षिण में स्थित हिंद महासागर की बात किया, अब पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वहीं तो नमी वाली हवाएं वहीं से उड़ती हैं, तभी तो बारिश होता है। और एक पश्चिम में जो आपके अरब सागर उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो एक एक करके अभी हम देखेंगे सबके बारे में। और आगे बढ़िए, करा भारत में कर्क रेखा दोस्तों भारत में कहां से गुजरी हुई है, तो याद रखेंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, 8 राज्यों से होकर जाती है। और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का ही नाम है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा बुलाते हैं। करा भारत में कर्क रेखा के स्थान पर किस विशेष अक्षांश के होने पर यहां अत्यधिक ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाली जलवायु होती। करा कि मान लो भारत से कर्क रेखा नहीं गुजरती, कोई दूसरी रेखा गुजरती, दूसरी रेखा कैसे गुजरती, कैसे गुजर जाती, अरे सीधे सीधे कहो ना कि भारत ही कहीं और रहता। जैसे मान लीजिए ऐसे ग्लोब हमने बना दिया, ये हमने ग्लोब बना दिया, तो भारत दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है दोस्तों, ये विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है, जो विषुवत रेखा यहां होता है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। यहां पर सूर्य की किरणें 12 महीने बराबर पड़ती हैं, इस वजह से दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है, एक ही बात है। विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सूर्य का
तापमान या सूर्य का प्रकाश 12 महीने एक बराबर पड़ता है, इसी वजह से दोस्तों सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा बारिश होने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर भारत से कर्क रेखा ना गुजर के 0 डिग्री लाइन गुजरता तब दोस्तों ऐसी स्थिति बनती, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा होता तो है वह नहीं, यह आपकी जानकारी को टच करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत में किस वर्ष मौसम संबंधी सेवा दोस्तों आरंभ किया गया? मौसम संबंधी सेवा, दो चीजें बतानी है, कौन से साल शुरू किया गया, कहां शुरू किया गया, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 में। तब तो कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था, अगर आपको याद हो तो। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया उस समय शिमला में बनाया गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय कहां था? इस मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय कहां था दोस्तों? मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय रखा गया दोस्तों शिमला। आगे चल के यह शिमला से मुख्यालय पुणे भेज दिया गया, ठीक है। तो वो सवाल भी हम लोग अटेंड करेंगे, अभी के लिए दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। कह मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों कहां स्थानांतरित हो गया? प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 में, 14 ईस्वी में दोस्तों प्रारंभ हुआ और इसके बाद दोस्तों 1919 तक चला, ठीक है। कह इसके बाद इसको कहां भेजा गया? तो शिमला से पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? शिमला से पुणे, पुणे ऐसे लिखा जाएगा, पुणे भेज दिया गया। तो पुणे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बाद में पुणे हो गया और अभी भी दोस्तों पुणे ही है। और अभी भी दोस्तों मौसम संबंधी जो बहुत सारे डेटा आते हैं वो पुणे से ही जारी किए जाते हैं। तो यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हैं कि पुणे से क्या होता है, जितने भी मौसम संबंधी जो भी कल्पनाएं की जाती है ना, वो यहीं से डेटा जारी किया जाता है, या आप अलग से चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के मौसम संबंधी जो मानचित्र हैं, ठीक है, मानचित्र यानी मैप, ठीक है, मौसम संबंधी जो मैप है ये कहां से प्रकाशित होते हैं? तो ये दोस्तों पुणे से ही प्रकाशित होते हैं, पुणे से ही दोस्तों ये प्रकाशित होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि भाई वहीं पर हेडक्वार्टर है, तो प्रकाशित कहीं और से थोड़े होंगे, यहीं से प्रकाशित होते हैं। कह रहा किस जलवायु की विशेषता वायु की दिशा में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। कह रहा कौन सी जलवायु ऐसी है जो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कर देती है? जब मानसून आता है, जब मानसून आता है तभी तो मौसमी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मानसूनी जो जलवायु है, जब मानसूनी जलवायु शुरू होती है तभी दोस्तों मौसम चेंज होता है। जब मौसम बदलता है तो हवा की दिशा भी बदल जाती। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाई प्रेशर, लो प्रेशर ये अलग अलग जगह क्रिएट होने शुरू होते हैं, तो हवाएं भी अपना रुख बदल लेती है, ठीक है। ये तो आप सभी जानते होंगे, मैंने एयर प्रेशर वाला वीडियो बनाया। अब आपको अगर एयर प्रेशर नहीं पता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप एयर प्रेशर की क्लास देखिए, मैंने बहुत विधिवत आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह मानसून किस भाषा का शब्द है? पुराना सवाल कहां से आके टपक गया भाई, चलिए कोई बात नहीं। मानसून जो है दोस्तों यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अरबी भाषा का शब्द क्या था दोस्तों? मौसिम। क्या शब्द था? मौसिम शब्द था, जिससे मानसून लिया गया है। तो इस लाइन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले किसने वर्णित किया है? तो ये आप मिडावल हिस्ट्री में चले जाइए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो वहां दोस्तों आपने अल मसूदी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी के द्वारा ही पहली बार दोस्तों भारतीय मानसून का वर्णन किया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आ गया जी। अगला है कि भारत में मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। आर्द्रता का तात्पर्य क्या दोस्तों? आर्द्रता का तात्पर्य नमी से। करा भारत में मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी से दोस्तों आता है? तो जितना बारिश होता है उसका 35%, ठीक है, उसका 35% दोस्तों कहां से आता है? याद रखेंगे, यह बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है। जितना भी बारिश होता है, जितना जो भी मानसून में आर्द्रता आती है, मौसम में नमी आती है हवा में, उसका 35% दोस्तों कहां से आता है? तो एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है। और आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 पर ये जो क्लास चल रही है ना, ये जीएस की निःशुल्क क्लास चल रही है और ये सुबह के 9 बजे चलती है। इसका अपना एकदम फिक्स शेड्यूल है। अगर आपके पास समय ना हो तो जब भी दिन भर में समय मिले आप इस क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं
और आप ज्योग्राफी विषय पढ़ रहे हैं तो आपको इन सवालों का उत्तर पता होना चाहिए। सीधे सीधे मैं इतना कहता हूं, चाहे आपने कहीं से ऑनलाइन पढ़ा हो, चाहे आपने कहीं से ऑफलाइन पढ़ा हो, चाहे आपने सेल्फ स्टडी किया हो, लेकिन सवालों का जवाब तो पता होना चाहिए ना कि भाई अगर आपने भारत के जलवायु चैप्टर को पढ़ा है तो एक एक सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है इसका मतलब तैयारी में चूक है, आपकी तैयारी कम है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और अब तक दोस्तों इस क्लास में मान के चलिए कि हम लोग 370 जो है लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, 370 लेक्चर, और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवालों पर दोस्तों चर्चा भी हो चुका है और 5 बड़े विषय दोस्तों पढ़ाकर समाप्त भी कर दिए गए। तो बहुत अच्छी एक क्लास चल रही है। बाकी जिन बच्चों को हिंदी की क्लास देखनी है मेरी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ही जानते हैं कि नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं, तो कोई बात नहीं, जो जैसा जानता है ठीक है। 8 बजे रात को दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है और मेरे विश्वास पर, भरोसा पर अगर कोई बैच ज्वाइन करना है तो मैं कहूंगा मॉडर्न हिस्ट्री बैच। एक बार अपने भारत के लिए दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री बैच ज्वाइन करके देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। ऐसा बैच आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में मानसून के कारण, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी सीधे सीधे गर्मी का समय बता रहा है, ठीक है। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में मानसून के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दाब। देखिए सिंपल सी बात है, जब प्रेशर लो होगा, ठीक है, जब प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर होगा, देखिए जब पानी गर्म होता है, जब तापमान बढ़ता है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो पानी ऊपर भागता है, पानी ऊपर जाएगा तो नीचे लो प्रेशर वाला बेल्ट बन जाता है, ठीक है। और जब ठंडी हवाएं आ जाती हैं तो उसकी वजह से फिर हाई प्रेशर बनता है। तो ये कह रहा है कि उच्च तापमान व निम्न दाब और हिंद महासागर का वायु आकर्षण होना, यानी उधर से वायु का आकर्षित होना शुरू होता है। ये किस कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, एक लाइन में टू दी पॉइंट जवाब आप ध्यान रखें, ये आपका जवाब होगा। आगे है विषुवतीय अक्षांश, मतलब 0 डिग्री लाइन पूछ रहा है, कह रहा विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त व निम्न दाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र। देखिए लो प्रेशर कब होगा दोस्तों? ठीक है, जब हवाएं छोड़कर ऊपर चली गई होंगी, यानी तापमान नीचे गर्म रहा होगा तभी हवा भगी होगी, ठीक है। तो निम्न दाब का मतलब है उच्च ताप, ठीक है। निम्न दाब का मतलब क्या? उच्च ताप, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, आपसे पूछ रहे हैं क्षेत्र क्या कहलाता है, इसे क्योंकि ये 0 डिग्री लाइन के पास है, इसे कहा जाता है अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अंतर उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, अपसरण। अच्छा, अपसरण कहेंगे या विसरण कहेंगे, समझिएगा। पहले एक बात और समझ जाइए, मैं यही समझा के क्या करूंगा, इसको आईसीजेडसी कहते हैं, ठीक है। अभी जो अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है, अपसरण नहीं, अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, अभिसरण क्षेत्र। अब एक लाइन में आपको और बताऊं दोस्तों, यहां पे हम किसकी बात करेंगे, जरा यहां पे आप ना मोटी मोटा दोस्तों, आप यहां पे 2 बात याद रखिए, सिर्फ 2 बात जो मैं एकदम क्लियर कट समझाना चाह रहा हूं, वो आप 2 बात मोटी मोटा आप यहां याद रखिए। पहली बात, भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। कहां पर दोस्तों? भूमध्य रेखा के आसपास क्या बनता है दोस्तों? लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर मतलब निम्न दाब क्या निम्न दाब का क्षेत्र ये बनना शुरू होता है। आपके मन में अगला सवाल कि ऐसा क्यों होता है निम्न दाब का क्षेत्र? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं आती हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं यहीं पर क्या हो जाती है दोस्तों? हवाएं टकराती हैं। उनके टकराने की वजह से दोस्तों क्या हो जाता है यहां पर, और कौन सी हवाएं दोस्तों? तो भी लिख लीजिए, व्यापारिक हवाएं, ठीक है। कौन सी हवाएं? व्यापारिक हवाएं यहीं टकराती हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता दोस्तों? ऐसा क्यों होता वो भी बता दूं। ऐसा होता है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऐसा क्यों होता है? तीसरा पॉइंट लिखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक। अब यही चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, कोरियोलिस फोर्स लगता है। क्या लगता है? कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है, कोरियोलिस बल। अब बहुत सारी बातें आपके सामने नई आ रही हैं, तो मेरा दोष ना दीजिए, ठीक है। आप पढ़िए और पढ़िए, मैं कह रहा हूं आप एयर प्रेशर का वीडियो देखिए, तब इन सब बातों के बारे में आप जान पाएंगे। नहीं तो फिर वही कहेंगे कि नितिन सर कहां से क्या बता रहे हैं। नहीं, मैं तो सिस्टम से पढ़ा रहा हूं, मैं तो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, आप ही जो है बीच में आ गए ज्वाइन करने, ठीक है।
आगे बढ़िए, कर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस वृत्त के लगभग समानांतर होता है? तो दोस्तों यह विषुवत रेखा के समानांतर है। किसके? यह विषुवत रेखा के समानांतर है या फिर भूमध्य रेखा के समानांतर पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसकी आभासी गति के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर दोस्तों खिसकता है? तो देखिए, ये सूर्य की आभासी गति के कारण यह अभिसरण क्षेत्र खिसकता रहता है, ठीक है। सूर्य की गति के कारण, ठीक है, सूर्य की आभासी गति के कारण। और आप तो जानते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दे रहा, उसमें हो सकता है बात करें इसकी, ठीक है। करा किस अवस्था में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये उत्तरी सीमा के उत्तरी अक्षांशों तक दोस्तों विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है? तो जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब दोस्तों यह उत्तरी सीमा की तरफ जाता है। इसी तरह जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तब यह दक्षिणी सीमा की तरफ जाता है। दक्षिणी सीमा की तरफ मकर रेखा है, उसकी तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा। उत्तर की तरफ आता है तो कर्क रेखा की तरफ आके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला दे रहा है कि भारत की जलवायु दशाओं को किसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है? किस माध्यम से? तो इसके लिए अगर आप भारत की जलवायु दशा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा भारत की ऋतुओं के बारे में, ठीक है। भारत की ऋतुओं के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तब दोस्तों आप भारत की जलवायु को या मौसम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब यहां पर ऋतुओं की बात आई गई है तो अगला सवाल सुनिए कि भारत की जलवायु दशाओं को किन 4 ऋतुओं में दोस्तों बांटा गया है, ये बता दीजिए। तो पहला दोस्तों यहां पे लिखेगा शीत ऋतु, क्या लिखेंगे? शीत ऋतु। फिर दूसरे नंबर पे जो आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। फिर आप जानते हैं दोस्तों कौन सा? तीसरे नंबर पे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। एक आप जानते हैं शरद ऋतु, कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। और चौथे का नाम आप सुने ही नहीं होंगे कि कंफ्यूज हो रहा है, अरे भाई वर्षा नहीं कराएंगे क्या? वर्षा ऋतु, ठीक है। मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया। सिस्टम से लिख देते हैं, रुकिए मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। सब सिस्टम से लिखे। पहले ग्रीष्म ऋतु से कहानी शुरू करते हैं। ग्रीष्म मतलब पहले गर्मी का समय आया, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आया। ग्रीष्म के बाद फिर बारिश आएगा, ठीक है, बारिश आएगा तो दोस्तों वर्षा ऋतु आ जाएगा, वर्षा ऋतु आ जाएगा। फिर दोस्तों वर्षा के बाद ठीक बाद शीत ऋतु आ जाएगा, ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी तो शीत ऋतु आ जाएगा। अंतिम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराकर नई पत्तियां लाएंगे तो ये शरद ऋतु हो जाएगा, ठीक है, शरद ऋतु। इस तरह से ये 4 ऋतुओं के बारे में आप अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, क्या आता है क्या नहीं आता वो बाद की बात है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में किस ऋतु को दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु कहा जाता है? कौन सी ऋतु है जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु माना जाता है? तो वर्षा ऋतु। भाई बारिश इसी मानसून से होती है ना, याद रखेंगे। वर्षा का आरंभ दोस्तों इसी से होता है, इसीलिए आपका जवाब क्या है? वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों वर्षा का आरंभ होता है तो यहां वर्षा ऋतु हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा है कि भारत में किस ऋतु को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है? मानसून का निवर्तन, ठीक है, ये दोस्तों जब ठंडी स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर आता है, उसे कहा जाता है मानसून के निवर्तन की ऋतु, ठीक है। और यहां पर देखिए निवर्तन में शरद ऋतु रखा जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने दिमाग में आया, वसंत यहाँ पे दिमाग में आ रहा था, वसंत में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसको शरद को दोस्तों आप यहां रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में आता है, ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर में आता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यह अक्टूबर नवंबर में आता है। निवर्तन वाला जो कह रहा है, मानसून के निवर्तन की बात, ये शरद ऋतु में आती है, अक्टूबर नवंबर है, ठीक है। इसी दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं दोस्तों भारत में आती हैं और वो फिर आती नहीं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में उनकी मजबूती रहती है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि इसी दौरान, ठीक है, इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती हैं जब ये निवर्तन वाली बात हो रही तब, ठीक है। इस पॉइंट को विशेष रूप से दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा।
अन्यथा फिर कंफ्यूजन होगा आपके मन में, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा भारत में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है। जो शीत ऋतु, जो ठंडी का समय, ये कब से कब तक रहता है। तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि इसके लिए जो समय है वो तो जनवरी से मार्च है, ठीक है, जनवरी से मार्च। लेकिन देखिए ये अगर आप बात करेंगे सिस्टम की तब, लेकिन हकीकत क्या दोस्तों, हकीकत अलग है, ठीक है, हकीकत अलग है। अगर हकीकत देखेंगे तो शीत ऋतु दोस्तों ये आप कह सकते हैं नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, और यह फरवरी मार्च तक समाप्त हो जाती है, ठीक है, फरवरी मार्च तक समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मौसम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, इस वजह से जो आंकड़े हैं वो अपने मूल आंकड़े से खिसक चुके हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, किताब और हकीकत दोनों दो बातें इसको दिमाग में रखिएगा। करा उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण, आप देखे होंगे ठंडी के समय में जनवरी के महीने में दोस्तों खूब वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दो कारणों से होती है। कितने कारणों से होती है दोस्तों, दो कारणों से होती है। पहला कारण है दोस्तों जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम हवाएं। जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, आसमानी हवा कहते हैं। क्या कहते हैं, आसमानी हवा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, खास करके पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा पड़ता है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा पड़ता है। मानसूनी का, ये जेट स्ट्रीम का कम, मानसूनी नहीं, मानसूनी को आसमानी हवा कहते हैं। आपको पता है दुनिया वालों को आसमानी हवा के बारे में पता ही नहीं था कि जेट स्ट्रीम नाम की कोई हवा भी चलती है। और कब पता चलता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सरेंडर करने को राजी नहीं था। धुरी राष्ट्र की तरफ से जापान, जर्मनी, इटली ये सब लड़ रहे थे, और मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड है, ठीक है, वो था, और उधर ये था, क्या बोलते हैं, फ्रांस था। ये सब एक गुट में थे। अमेरिका ने देखा भी सुधर नहीं रहा, जापान दाग दिया बम, परमाणु बम मार दिया दोस्तों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। आज उस बम का नाम था लिटिल मैन, का छोटा बम मारते हैं। परमाणु बम में भी छोटा साइज मारा, ठीक है। जब देखा अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, 2 दिन बाद 7-8 को छोड़कर 9 तारीख को 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम डाला जिसका नाम था फैट मैन, नाम से लगता बड़ा रहा होगा, ठीक है। और जब वो गिरा तब जापान सरेंडर कर बैठा। लेकिन मैं आपको कहानी बताता हूं, जो जहाज इस बम को लेके जा रहा था ना, तो देखिए तय सीमा होती है, कितने बजे जहाज उड़ा, इतने बजे जहाज इतने गति से जा रहा है, इतना किलोमीटर जाना तो इतने बजे पहुंच जाएगा, इतने बजे बम गिर जाएगा। उधर अमेरिका वाले देख रहे हैं घड़ी, यार जहाज पहुंचा नहीं, अरे यार ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको तब तक पहुंच जाना चाहिए था, इसको तब तक बम गिरा देना चाहिए था, कहां गायब होगा, क्या हो गया, परेशान, ठीक है। हालांकि कुछ टाइम बाद पता चला हाँ बम गिर गया, चैन की सांस आई। जब लौट कर पायलट आया, उससे पूछा कहां रह गए थे तुम, बम गिराने कहां रह गए थे। कहा अरे पता नहीं, ऊपर अजीब सा हवा चलता है। कौन सा हवा चलता है, ऊपर कौन सा, बेवकूफ बना के रखे हो। अरे नहीं साहब चलता है हवा, आप एक बार पता। तब जाके वैज्ञानिकों ने शोध कर बचा रहे जेट स्ट्रीम हवा चलती है। तब लोगों को पता चला जेट स्ट्रीम हवा के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा दोस्तों ये कहां होती, लोकेशन बताइए। शीतकालीन मतलब ठंडी के समय में, ये गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा होती है, और खास करके जो सबसे हमारे यहाँ तो कम होती है, नहीं तो अगर आप तमिलनाडु को उठा के देख लीजिए और उड़ीसा को उठा के देख, भयानक वर्षा, ठीक है। इस टाइम में दोस्तों एकदम जबरदस्त वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा। हमारे यहाँ तो जब शीत ऋतु समाप्त होता है ना, तब दोस्तों जब ठंडी समाप्त हो रही होती तो अंतिम में एक झटका आता है, ठीक है, तब बारिश होता है। वो तो पश्चिमी विक्षोभ वाला है, चक्रवात उसी समय आते हैं दोस्तों, ठीक है, भूमध्य सागर साइड, उस वजह से भी आता है, ठीक है। तो वो तो एक अलग कारण है कि थोड़ा मोड़ा वर्षा। यहाँ पे तो भयानक वर्षा होती है। तमिलनाडु वो भी किनारे वाला हिस्सा, इधर उड़ीसा भी किनारे वाला हिस्सा, ठीक है। इन दोनों हिस्सों पर दोस्तों बहुत ज्यादा वर्षा होती है। करा वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है। देखिए 2 शब्द होता है, एक सघनता, एक विरलता। विरलता मतलब कमी, ठीक है, विरलता मतलब क्या हो गया, कमी। सघनता मतलब अधिकता, तो कमी कह लीजिए या फिर न्यूनता कह लीजिए, न्यूनता, ठीक है। कह रहा है कि वर्षा की सबसे अधिक विरलता यानी कमी दोस्तों कहां पाई जाती है, तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, ठीक है। कहां मिलती है, हो में होती है, लेह में। और ये लद्दाख क्या, अच्छा जिस बच्चे को नहीं पता ना, उसको लगता है कि मरुस्थल में कम वर्षा होती है, थार के मरुस्थल में। अरे पश्चिमी राजस्थान में, मैं कह रहा हूं पश्चिमी राजस्थान से भी ज्यादा कम वर्षा तो लेह में होती है, और भी ज्यादा कम। तो भारत में सबसे कम वर्षा ही होती है। और सर्वाधिक वर्षा कहां होती है,
सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम। और दूसरा क्या दोस्तों? चेरापूंजी। ठीक है, मासिनराम और चेरापूंजी ये दोस्तों मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा यहां होती है। सबसे कम कहां होती है वो भी मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा कहां होती है वो भी समझा दिया। कह रहा भारत में ग्रीष्म ऋतु दोस्तों कब से कब तक रहती? पीछे दोस्तों आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा शीत ऋतु के बारे में, जो आपको भरोसा नहीं हुआ कि शीत ऋतु दोस्तों जनवरी में स्टार्ट होगी और मार्च में समाप्त होगी। आपने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ऐसा ही है। उसी तरह से ये ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती दोस्तों? तो यह मध्य मार्च में दोस्तों स्टार्ट हो जाती है, मार्च में। तो मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मई तक दोस्तों, मई तक चलेगी। ठीक है, मध्य मार्च से स्टार्ट होकर दोस्तों ये मई तक चलती है। ठीक है, आप मार्च से मई कर लीजिए, ठीक है, या मध्य मार्च से मई, तो इसे आप याद रखेंगे। ये स्पेशली दोस्तों गर्मी का समय। अब आप कहेंगे सर जब देखा जाए ध्यान से तो मार्च में तो गर्मी पड़ती है, तो बड़ा अच्छा मौसम होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल। असली गर्मी तो मई, जून, जुलाई पड़ती है। मैंने आपसे कहा तो कि मौसम शिफ्ट हो रहा है, हर मौसम अपने से क्या हो गया दोस्तों? शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी शिफ्ट हो गया। कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो तीव्र मतलब तेज और आर्द्र मतलब नमी वाली हवाएं होती हैं, इनको पूर्वी भारत में दोस्तों क्या कहा जाता है? तो पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर बुलाते हैं, या फिर अपने भाषा में बात किया जाए तो इसे काल बैसाखी बुलाया जाता है। ठीक है, काल बैसाखी बड़ी खतरनाक होती है, गर्मी के टाइम में चलती है। लू से अलग हो जाइए, ये तीव्र लू में तो आर्द्रता ही नहीं रहती है। लू जब चलता है उसमें नमी नहीं रहती है, तो एकदम जला देती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? ये भी गर्मी के समय में चलती है, लेकिन ये आर्द्र हवा होती है। ठीक है, नमी इसमें विद्यमान होता है, और ये भयानक आंधी, एक बहुत बहुत खतरनाक आंधी चलती है, काल बैसाखी बुलाते हैं दोस्तों। और ये स्पेशली दोस्तों दो जगह देखने को मिलती है भारत में। आपने देखा पूर्वी भारत या फिर बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि इसी साइड में बांग्लादेश भी स्थित है, तो बांग्लादेश में भी दोस्तों इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे तो यहां अगर भारत से दूर जाएंगे तो न्यूजीलैंड और साइड देख लीजिए, तो नार्वेस्टर्न नाम वहीं से मिला। हमने तो इसे काल बैसाखी दिया, नार्वेस्टर्न नाम वहीं से मिला। अच्छा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अगले 3-4-5 दिनों तक हम विधिवत रूप से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। हर बार तो मैं प्रतिदिन अपना चैप्टर चेंज करता हूं, लेकिन अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं चैप्टर क्या चेंज करूं। अभी तो मोटी मोटा आपको समझा रहा हूं मैं जलवायु के बारे में, अभी बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का ये सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारे कोर्स हैं अब एक नए एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। आप आइए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। बहुत कम प्राइस में दोस्तों यहाँ कोर्सेज स्टार्ट किए गए। देखिए बड़े बड़े संस्थान तो हजारों लाखों का कोर्स बेच रहे हैं, हमारे कोर्स बहुत छोटे हैं और क्वालिटी उनसे भी ज़्यादा है। कब पता चलेगा आपको? जब आप पढ़ेंगे। जब आप ये समझ जाइए कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, इतना बढ़िया पढ़ा सकता है, दिल से, ईमानदारी से, लगन से, अपने पेड बैच में हम नाचते नहीं हैं, कोई मजाक नहीं करते हैं, वहाँ हम और सीरियस होकर पढ़ाते हैं। खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस भी बैच में मैं लीड कर रहा हूँ, और यहाँ पर जितने भी बैच हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट बैच मैंने ही बनाए हैं, तो आप इन बैच को आके ज्वाइन कीजिए। तैयारी करने का मजा दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, रटाने वाली बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है तो व्हाट्सअप पे जुड़ के मैसेज दीजिए, फोन के चक्कर में मत रहा करिए। व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे तो हमारी टीम समय मिलने पर खुद ही आपसे कनेक्ट हो जाएगी कि क्या समस्या है, कैसे समस्या का समाधान किया जाए, सब कुछ हम कर लेंगे। ठीक है, तो सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।